मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, शरीयत का कानून अलग है, वो क्यों मानेंगे आपका कानून? इसका तो मैं खुद विरोधी हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान को बनाया था तो उसमें भी उन्होंने सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था किया है। वो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है। जो महिलाओं को अलग आरक्षण आज मिल रहा है वो बाबा साहब की देन है। जो पुरुषों को मिल रहा है, जो हिंदू कोड बिल है वो अलग है। हिंदू कोड बिल लागू कर करके बाबा साहब ने जो हिंदू लड़कियां होती थी शादी के बाद उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन वो हिंदू कोड बिल ला करके बाबा साहब ने उसको। इस वक्त जो है यूसीसी एक एक्ट आ रहा है जिसका मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पे तो निश्चित तौर पे विरोध होना चाहिए। इस पे जनता को सड़क पे आना चाहिए कि जिस देश में हजारों जातियां पैदा करके रखे हो उस पे एक कानून कैसे पैदा कर सकते हो तुम? पहले जाति विहीन समाज की स्थापना करो, फिर एक कानून लागू करो। मेरा ये मांग है, आप किसी को ऊंच बनाते हो, किसी को नीच बनाते हो, किसी को मुस्लिम, किसी को हिंदू वर्ग के, आप इस तरह का फिरका प्रस्ताव, आप इस तरह का भेदभाव करते हो और सभी को कहते हो एक कानून मानने के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, शरीयत का कानून अलग है, वो क्यों मानेंगे आपका कानून? इसका तो मैं खुद विरोधी हूं। सर, यूसीसी जो धारा आ रहा है, एक्ट आ रहा है, कानून आ रहा है, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, मैं चाहूंगा हमारे दर्शक को जरूर बताएं। देखिए, फायदा तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान को बनाया था तो उसमें भी उन्होंने सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था किया है। वो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है। जो महिलाओं को अलग आरक्षण आज मिल रहा है वो बाबा साहब की देन है। जो पुरुषों को मिल रहा है, जो हिंदू कोड बिल है वो अलग है। हिंदू कोड बिल लागू कर करके बाबा साहब ने जो हिंदू लड़कियां होती थी शादी के बाद उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन वो हिंदू कोड बिल ला करके बाबा साहब ने उसको संपत्ति में अधिकार देने का काम किया है। उसी तरह से मुस्लिम लॉ कानून है, तो मुस्लिम कानून का भी ये है कि भाई बहन का सबका बराबर का हिस्सा होता है संपत्ति में। आप उसको कैसे बदल दीजिएगा साहब? आप उसके धार्मिक मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। मैं इसका घोर विरोधी हूं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे बीच रंजीत पासवान है, राजनीतिक के बड़े जानकार हैं। हम इनसे अभी बात कर रहे थे, तमाम सवालों का ये जवाब दे रहे हैं। अंतिम सवाल मैं सर करना चाहूंगा आपसे कि राजनीतिक में आप श्रेष्ठ हैं, बहुत लंबे अरसों से राजनीतिक कर रहे हैं, पार्टी अभी आपको कभी टिकट नहीं दिया या कहीं आपसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। हम लोग सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं छात्र जीवन से सामाजिक मुद्दों पे लड़ाई लड़ते आया हूं। और मैं आपको अपनी जीवनी बता दूं संक्षिप्त में, तो मैं एमपी विधायक बनने के लिए राजनीति में प्रवेश नहीं किया था। मेरा राजनीति में परिवेश जो हुआ था वो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मुद्दों के आंदोलन के लिए हुआ था। हमारे मन में ये चेतना आई कि जो मजलूम समाज है, जो गरीब गुरबा समाज है, उसको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। और आप ये जान ले कि अगर आपका इशारा कोढ़ा की तरफ है तो ये मैं मानता हूं कि कोढ़ा नेता विहीन क्षेत्र है। कोढ़ा में आज तक जितनी समस्या आप सुन रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं का, यहाँ आज तक नेता ही पैदा नहीं हुआ है। जो हमारे दल के लोग हैं ये नेता पैदा करें और अपने अधिकार को लेने का काम करेंगे। विधायक एमपी बनना वो तो वक्त और मुकद्दस की बात है। पार्टी चाहेगी तो जरूर मौका देगी। इसलिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं कि हम एमपी बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। हम जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार का जो योजना है, नीतीश कुमार ने मजलूम के मुंह में आवाज दिया, गरीब गुरबा को बराबरी का हक दिया, जो दलित महादलित बना करके उन्होंने सबको इक्वल बराबर का दर्जा दिया, मैं उसके साथ हूं, मैं उस पर काम करता हूं। इससे ज्यादा मेरी इच्छा बहुत ज्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तर सवालों को लेकर के हम आदरणीय रंजीत पासवान से बात कर रहे थे। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अमर कुमार के साथ मैं शम्स तबरेज तालेपुरी, कटिहार, बिहार।